घाटशिला उपचुनाव को लेकर राज्य में अब हलचल तेज हो गई है। अब तमाम पार्टियां अब मंथन में लगी हैं कि उनके उम्मीदवार घाटशिला उपचुनाव के लिए कौन होंगे। कई नाम सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी ने भी 4 नाम आगे किए हैं, जिस पर आला कमान या हाईकमान की तरफ से मुहर लगेगी। तो कौन होगा वो नाम जिस पर घाटशिला उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरने के लिए मुहर लगेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जेएमएम रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को यहां से उम्मीदवार बना सकती है। तो अब दूसरे खेमे में यानी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, 4 नाम बीजेपी की तरफ से जो सुझाए गए हैं कैंडिडेट के लिए, जो खबरें सामने आ रही हैं, क्या लगता है कौन प्रबल दावेदार होगा, किसे यहाँ पर टिकट मिल सकता है? जी आसिया, देखिए घाटशिला उपचुनाव को लेकर अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही है कि आखिर इस बार प्रत्याशी कौन होंगे। और सभी दलों को लेकर आपने देखा होगा कई मर्तबा, चाहे बीजेपी की बात कर लेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे या फिर हम जेएलकेएम की तरफ से बात करेंगे, तो उनके तरफ से यही कहना होता है कि बहुत जल्द प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जाएगी। और उनके तरफ से यह भी कहा जाता है कि रेस में कई लोग हैं, पहले अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ताकि अच्छे तरीके से वो लोग चुनाव लड़ सके और जीत हासिल कर सके। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोगों का नाम जो है वो आला कमान को भेजा है, जिसमें बाबूलाल सोरेन भी मौजूद है आसिया, और इसके साथ ही सुनीता देवदूत भी मौजूद है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 4 लोगों का जो नाम सामने आया है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो सक्रिय भी रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, और इसके साथ ही लगातार बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम दिया है, कई लोग इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें भी चुनाव लड़ना है। तो 4 जो नाम फिलहाल सामने आया है आसिया, हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि बाबूलाल सोरेन, सुनीता देवदूत सोरेन, लखन मार्डी और रमेश हांसदा। देखिए रमेश हांसदा को लेकर अगर हम बात करें आसिया, तो वो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। 2000 से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में काफी सक्रिय रहे हैं, और उसके बाद वो 2011 और 2014 में वो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, और लगातार वो बीजेपी की तरफ से, यानी कि हम कह सकते हैं जब क्षेत्र का वो भ्रमण कर रहे हैं तो बीजेपी का जो विजन है उसे जनता तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही अगर डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन की बात करेंगे तो ये बीजेपी नेत्री है, समाज सेवी भी है, क्षेत्रों का ये भी भ्रमण करती है, जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं या फिर हम कह सकते हैं आसिया जो जटिल मुद्दे हैं उसको भी कहीं ना कहीं उठाती है, और क्षेत्र के लोगों को ये बताने और समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो विधायक बनेंगी तो कैसे काम करेंगी, बीजेपी का जो विजन है, साथ ही उनका जो विजन है वो क्लियर करती हुई नजर आती है। इसके साथ ही आसिया बाबूलाल सोरेन, चूंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं, झारखंड में विधानसभा का चुनाव था, उस वक्त भी इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि 75,000 वोट इन्हें मिले थे, दूसरे नंबर पे ये जरूर थे, लेकिन एक बार माना जा रहा है कि इनसे भी बातचीत जो है लगातार आला कमान की तरफ से की जा रही है कि आखिर इन 4 की रणनीति जो है इस बार क्या है। सबसे मजबूत दावेदारी किसकी नजर आ रही है? देखिए चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी चुनावी मैदान में हैं, और पिछली बार भी यहाँ से वो कैंडिडेट थे। हालांकि चुनाव वो जीत नहीं सके थे और रामदास सोरेन को बहुत ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में क्या बीजेपी कैंडिडेट बदलेगी? क्योंकि देखिए चंपई सोरेन भी लगातार आप खबरें कर रही हैं, वो फील्ड में एक्टिव है बहुत, बाबूलाल सोरेन भी एक्टिव हैं। तो ऐसे में ये 4 नाम में सबसे प्रबल दावेदारी किसकी है? प्रबल दावेदारी की अगर हम बात करेंगे आसिया, तो सबसे पहले बाबूलाल सोरेन आगे है, चूंकि आपने हाल ही के दिनों में भी देखा होगा कि लगातार जब चंपई सोरेन क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं तो उनके साथ उनके जो पुत्र है बाबूलाल सोरेन वो भी नजर आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो पोस्ट किया था कि जोहार घाटशिला, तो इसे हम जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि वो पूरे तरीके से तैयार है। क्योंकि अगर झारखंड विधानसभा की बात करेंगे आसिया, तो चंपई सोरेन खुद चुनावी मैदान में थे, उनके जो पुत्र है बाबूलाल सोरेन वो भी चुनावी मैदान में थे, तो दोनों को अपना अपना विजन जो है जनता के समक्ष रखना था। और उस वक्त चंपई सोरेन भी ज्यादा ध्यान जो है अपने पुत्र पर नहीं दे पाए थे, या फिर यूं कहे आसिया कि क्षेत्र में किस तरीके से वो अब लोगों के बीच अपना विजन जो है वो रख रहे हैं, तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर बाबूलाल सोरेन किस तरीके से लोगों के बीच मिल रहे। लेकिन अब देखिए चंपई सोरेन पूरे तरीके से फ्री है आसिया, वो विधायक बन चुके हैं, तो ऐसे में अब उनके पास ज्यादा टाइम है कि अपने पुत्र को वो चुनावी मैदान में उतारे और उनके साथ वो भ्रमण
गमन करे और चीजों को समझे। करिश्मा, ये नहीं लगता कि चंपई सोरेन के लिए डू और डाई जैसी स्थिति होगी, क्योंकि जेएमएम छोड़कर वो बीजेपी गए, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली थी संताल साधने की, नतीजा वैसा कुछ आया नहीं विधानसभा चुनाव में। अब ये सीट अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर चंपई सोरेन के आगे राजनीति किस तरह देख रही है बीजेपी में? आसिया, देखिए, प्रतिष्ठा का ये चुनाव है, हम ये जरूर कह सकते हैं, चाहे बीजेपी की बात हो या फिर जेएमएम की बात हो, क्योंकि जेएमएम की तरफ से दिवंगत रामदास सोरेन चुनावी मैदान में थे। अगर उनके तरफ से कोई हारता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि रामदास सोरेन 2 टर्म से वहां पर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जो विजन उनका था वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच रखते हैं और एक हद तक जो उन्होंने वादा किया था उसे वो पूरा करते हुए नजर आ रहे थे। तो जेएमएम के लिए भी ये प्रतिष्ठा का चुनाव है आसिया, और बीजेपी की मानेंगे तो डू और डाई के लिए चंपई सोरेन को किस रूप में देख रही हैं? चंपई सोरेन के लिए ये चुनाव या बाबूलाल सोरेन को टिकट मिलना ये कितना जरूरी है? देखिए आसिया, अगर हम चंपई सोरेन की बात करेंगे तो अगर आपने कुछ दिन पहले उनका जो पोस्ट है वो देखा होगा तो उस वक्त से यानी कि 2 महीने पहले से वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए थे कि अगर उनके बेटे चुनावी मैदान में उतरेंगे तो सबसे पहले उन्हें उनका विजन, उन्हें बीजेपी का विजन लोगों के बीच रखना होगा। चूंकि पहले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे आसिया, फिर वो मंत्री बने और उसके बाद वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने थे। हालांकि उसके बाद कुछ नाराजगी दिखी और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। उसके बाद से लगातार उनके ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। जेएमएम के कई ऐसे वरिष्ठ नेता है जिनका कहना है कि अब चंपई सोरेन जब से बीजेपी गए हैं तब से वो गायब हो गए हैं। उनको उतनी बड़ी कह सकते हैं जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी के तरफ से नहीं मिल रही है, जिस वजह से वो अपनी बात को लोगों के समक्ष नहीं रख रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने भी देखा होगा कि चंपई सोरेन कई मर्तबा ट्रोल भी होते थे कि जब वो सत्ता में थे तब इस मुद्दे को उन्होंने नहीं उठाया था, अब बीजेपी में गए हैं तो बीजेपी की राग वो नाप रहे हैं। तो कई बार उनके ऊपर कई सवाल भी उठे हैं आसिया, और उन सवालों का जवाब शायद अब चंपई सोरेन देने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उनके लिए डू और डाई का सिचुएशन है। क्योंकि अगर बीजेपी के तरफ से उनके बेटे को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, उन्हें टिकट दिया जाएगा, तो उनके लिए भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होगी जितने उनके बेटे के लिए होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर चंपई सोरेन ने आला कमान के समक्ष अपनी बात को रखा होगा या फिर बाबूलाल सोरेन ने एक बार फिर से अपनी इच्छा व्यक्त की होगी तो उनके तरफ से एक बातचीत हुई होगी आसिया कि इस बार वो पूरे तरीके से तैयार है। पिछले बार अगर 75,000 वोट मिले थे, क्योंकि दिवंगत रामदास सोरेन की बात करेंगे तो 98,000 उन्हें वोट मिले थे आसिया, फासला बहुत था। तो इस बार इस फासले को कम करने के लिए पूरा जोर शोर से हम कह सकते हैं कि चंपई सोरेन चुनावी मैदान में कूद चुके हैं ताकि उनके बेटे जो है उनका जो विजन है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जा सके। तो इस बार अगर बीजेपी के तरफ से बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो चंपई सोरेन के लिए ये डू और डाई का सिचुएशन होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि उनका जो गढ़ है यानी कि कोल्हान में जिस तरीके से वो तमाम लोगों की समस्या सुनते हैं, घाटशिला में भी उनका कहना था कि बीजेपी की से 2 टर्म पहले से पकड़ बहुत बेहतरीन थी और अनुभवी नेता है चंपई सोरेन आसिया, चाहे वो जेएमएम में थे या फिर बीजेपी में थे। लोग जानते हैं कि अगर वो वादा करते हैं तो एनी हाउ उनका भी कहना होता है कि मेरे दिमाग में ये चलता है कि कैसे वादा को पूरा करे। तो इस बार अगर आला कमान के तरफ से फिर से उनके बेटे को टिकट दी जाएगी तो चंपई सोरेन के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से ये जीत हासिल करे और कैसे एक बार फिर से अपना जो लोग उन्हें बोलते हैं कि अनुभवी है, एक बार फिर से अपने आप को उस जगह पर रख सके। जी चलिए, तो ये जो घाटशिला का उपचुनाव है वो जहां सरकार के लिए, सत्ता पक्ष के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा, वहीं विपक्ष के लिए, खासकर चंपई सोरेन के लिए भी ये बहुत कुछ संदेश देगा। आगे उनका राजनीतिक कद और उनका राजनीतिक सफर भी इससे प्रभावित होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी नजर बनी रहेगी बाकी खबरों पर भी, घाटशिला उपचुनाव पर भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग,
500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।